Hello students, good evening. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening to all of you. शाम बेटा कल जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया था क्या हम लोगों ने, या अभी रिमेनिंग था कुछ? यस सर, सॉल्युबिलिटी तो करा दिया था आपने। क्या सोलिबिलिटी कर दिया था? देन इट्स ओके, है ना, सोलिबिलिटी तक करना था हमें। हम्म, सर हम्म, सर मैं लास्ट क्लास में आया नहीं था, तो फिर से करा देंगे? बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो इतने सारे स्टूडेंट होंगे। रिकॉर्डिंग देख लो ना, रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग देखो ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जो नहीं आए फिर पूछ लेना। ये पॉसिबल नहीं है ना एक स्टूडेंट के लिए पूरा रिकॉर्ड वापस दोबारा सारा लेक्चर, इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। ओके सर। फिर भी सोचो ना, आपकी भाई इतने सारे स्टूडेंट होंगे, फिर दोबारा होगा तो नहीं होगा तो, और इवन अवेलेबल है आपके पास, यू हैव चांस टू सी, चांस टू वॉच, है ना। तो देखो समझ आ जाएगा बेटा। तो सोलिबिलिटी लास्ट वाली क्लास में करवा दिया था, ठीक है। तो अब आप अपनी तरफ से कह रहे हो या मैं अपनी तरफ से कुछ करवा दूं? सर थर्मो या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में से कुछ करा दीजिए आप, या आप क्या बोल रहे हैं, आप बता दीजिए अपना। मुझे ये लग रहा था कि भाई जो आपका एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली लगता है कि याद करना होता है, उसका चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक, जो एटलीस्ट क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कहो तो वो करवा दो, कहो तो थर्मोडायनेमिक्स करवा दो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी सब सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ना आपके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनाए थे ऑनलाइन, तो उससे मतलब पढ़ लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा मेरा तो। देख लो, रिवीजन है, जैसा भी करना चाहो। सर और सर किसी की? थर्मोडायनेमिक्स करवा दो। थर्मोडायनेमिक्स करवा दें? चलो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स करवा देते हैं। सर थर्मोडायनेमिक्स जब अच्छे से समझने आते ही, जब पहले स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाए तो पहले वो करा दीजिए। वो तो छोटा सा चैप्टर है, एक दो क्लास में हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर तो मेरे ख्याल से तो ना, आप अपने आप कर लोगे, हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है या वांडर वाला इक्वेशन लगाना है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो या तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, या पी प्लस वो जो वांडर वाल होती है एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वो लगाओ। तो अब क्या है कि मैं पहले देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं, सभी वोट करेंगे, स्टूडेंट जितने अवेलेबल हैं। हाँ बेटा सभी बोलो, तब मैं पूछता जाऊंगा। अभी तो तीन चार स्टूडेंट है तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। शाइन का क्या करवाना है? शाइन का सर थर्मो। थर्मो। ईशान सर थर्मल करवा दीजिए। थर्मो। और ये गुप्ता मुझे लगता है आईडी अपने मम्मी की लगा रखी है। गोविंद यस सर, गोविंद। हाँ सर गोविंद दोनों थर्मो तो। करा दीजिए। थर्मो। मेघा सर थर्मो ही करवा दूं? थर्मो। ये राजेश कुमार आईडी से पापा की लगा रखी है मुझे लगता है। इसकी आईडी स्टूडेंट है ये। सर थर्मो करा दो सर। नाम क्या है बेटा आपका? राजेश आईडी से। प्रियांशु। हाँ प्रियांशु। थर्मो। स्वाति। स्वाति कुमारी से आईडी है बेटा। यस सर। क्या करना चाहते हो? थर्मो सर करवा दें? थर्मो करा दीजिए। यस सर। हाँ मेरे हिसाब से भी थर्मो ठीक है, क्योंकि थर्मो में दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। हाँ। काफी टाइम भी हो गया आप लोगों को, आगे टेस्ट एग्जाम भी आ रहा है। तो देखो बेटा, मैं आउटलाइंस बताता हूँ कुछ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी चीज को स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल हो। जैसे पानी का ग्लास स्टडी के लिए लेते हैं तो वो रियल हो गया, लेकिन हम कहते हैं कि सपोज हमें दिल्ली का एटमोस्फेयर स्टडी करना है तो इमेजिनरी हो गया ना बेटा ये। तो कोई भी सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक की स्टडी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब हीट और मैटर का इंटरेक्शन स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। और जो
बाहर वाला जितना भी पार्ट यूनिवर्स का, मतलब पूरी कायनात का जितना भी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक होती है बाउंड्री। और बाउंड्री, जैसे मैंने अभी बात की कि जैसे सपोज अपने एक ग्लास वाटर स्टडी कर रहे हैं, गिलास के अंदर वाटर रखा हुआ है, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो ग्लास जो है रियल बाउंड्री है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमें दिल्ली की हवा का स्टडी करना है, एटमोस्फेयर का स्टडी करना है, तो दिल्ली मतलब एक सर, वो इमेजिनरी है, वहां में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बाउंड्री जो होती है, इमेजिनेशन भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। जनरली हम बाउंड्री को सिस्टम का पार्ट लेके स्टडी करते हैं। जो भी हम स्टडी करते हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टम और सराउंडिंग। जो आप सिस्टम देखते हो बेटा, वो सिस्टम आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक आप सिस्टम बोलते हो ओपन, एक सिस्टम बोलते हो बेटा आप क्लोज, और एक सिस्टम आप बोलते हो जिसको बोलते हो आइसोलेटेड। फर्क क्या होता है? ओपन, जैसे मान लो एक कप कॉफी आपने उठाई और कॉफी को स्टडी कर रहे हो, तो आप कॉफी को स्टडी करोगे तो कॉफी में देखोगे फ्यूम्स उठ के बाहर जाएंगे, और धीरे धीरे कॉफी ठंडी भी होगी। तो कॉफी के अंदर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। हीट भी एक्सचेंज हो रही है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। जब हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं, हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, देन हम बोलते हैं, ये जनरल में बेसिक बता रहा हूं अभी, हीट और मैटर का, मटेरियल और जो है एनर्जी का, दोनों का फ्लो होता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। लेकिन अगर हम इसी कॉफी को, एक कप कॉफी को हम, गर्म कॉफी को बंद कर दें ऊपर से, तो मैटर बाहर नहीं निकलेगा, उस टाइम पे सिर्फ हीट स्टडी होगी। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। और अगर हम इसको एक बेस्ट क्वालिटी की थर्मस फ्लास्क में रख दें कॉफी को, तो हम सोचते हैं ना तो ये ठंडी होगी, ना ही ये, तो ना हीट का एक्सचेंज होगा ना मैटर का। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी दादी ने चाय मेरे लिए बना के छोड़ के रखी थी, आज तक थर्मस फ्लास्क में रख दी, और आज मैं जाके पी के आऊं तो वो ठंडी ही होगी, है ना, ऐसा गर्म होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि जिसमें हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं हो। तो सिस्टम जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्योंकि पहले में बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। यस सर, क्लियर है। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि ये दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स को हम एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। अब आप जितने भी जो स्टडी करने के लिए प्रॉपर्टी लेते हो, जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आपकी होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक नॉन थर्मोडायनेमिक। नॉन थर्मो, मुझे तो ये चैप्टर ना जितना इजी लगता है उस जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है। अगर मेरी तरह आप भी इसकी लैंग्वेज समझ लो तो आपको भी इतना ही इजी लगेगा। प्रॉपर्टी नॉन थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक बटा थर्मोडायनेमिक्स होती है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है, और नॉन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी का मतलब ये, जैसे आप देखो वर्क और हीट जो होते हैं, वर्क और हीट, नॉन थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स मतलब जितनी भी बाकी प्रॉपर्टी भी इस चैप्टर में पढ़ते हो आप, इस चैप्टर में जैसे आप क्या पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा ना, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो अब किसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? एक्चुअली जनरली कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो आप चेंज करते हो उसके प्रोसेस के पाथ पर डिपेंडेंट होती है, पाथ पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, उसको हम नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड नहीं करती मतलब स्टेट पे डिपेंड करती है, कहां से कहां पहुंचते हो उस पर डिपेंड करती है, उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लेते हैं। जैसे वर्क है डब्ल्यू, हीट को क्यू से लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी को ई या फिजिक्स में पढ़ते हो तो यू से लिखते हो, एंथैल्पी को एच से लिखते हैं, एंट्रोपी को एच से लिखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से लिखते हैं। ये सब पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है, जहां से
ये फर्स्ट स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होंगी तो इनकी वैल्यू में चेंज आएगा, उसको हम जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज अगर मैं बोलूं कि कोई एक स्टेट ए पर स्टडी कर रहे हैं, ये स्टेट फर्स्ट है या स्टेट ए स्टेट से बेटा आप स्टेट बी में जाना चाहते हो, भाई इसकी जो है ना, इसकी बुक बुक की डेफिनेशन बहुत इजी है, लेकिन उन चीजों को समझना बड़ा डिफिकल्ट है, तभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में। स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंचना है, सपोज मैं कह रहा हूं कि आप ए से बी में किसी पाथ से पहुंचे आप, और पाथ लिया आपने पाथ फर्स्ट, और यहां से वर्क आया W1, उसकी वैल्यू आई W1। फिर आप क्या है, स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंचे, यहां से वर्क आया W2, लेकिन इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं, पाथ अलग अलग है इसीलिए वैल्यू अलग अलग है। तो जो पाथ पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जैसे इसी टाइप से एनर्जी, जैसे Q1 और यहां से एनर्जी आई Q2, लेकिन Q1 नॉट इक्वल टू Q2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये Q की प्रॉपर्टी जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है, पाथ अलग अलग हो गए, वैल्यू अलग अलग होगी। इवन दोनों ने सेम पोजीशन पे पहुंचना है, सेम प्रॉपर्टी में पहुंचना है, स्टेट बी में पहुंचना है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है। कि पाथ का मतलब होता है बेटा प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, इस चीज पे डिपेंड करना है। जो प्रोसेस पे डिपेंड करती है उसको हम, और ऐसी दो ही प्रॉपर्टी है बेटा, ओनली टू, वर्क एंड हीट। वर्क और हीट जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लेता हूं मैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली, जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो समझ आ ही जाएगा, मेडिकल वालों को भी समझ आ जाएगा। ई से ए से बी पोजीशन पे पहुंचना है और मैं यहां से यहां गया, यहां से वर्क की वैल्यू निकाली मैंने W1 है। अब मैं बी से वापिस ए में आया, यहां से वर्क की वैल्यू निकाली W2। अब मुझे ये पता है कि W1 सपोज मैंने पॉजिटिव लिया, तो W2 डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा ना बेटा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं टोटल, अब ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, पूरा साइक्लिक, मैं यहां से यहाँ 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 से होता 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 बी पर पॉइंट पर पहुंचा, मैंने वर्क लिया, कोई W1 आया। फिर मैं क्या हुआ, दूसरा पास मैंने पहले वाला फॉलो नहीं किया, दूसरा फॉलो किया। मैं बी से ए में दूसरे प्रोसेस से गया, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज था, तो पहले वाले का साइन तो चेंज होगा, सपोज पहले वाला W प्लस है तो दूसरे वाला माइनस होगा, लेकिन ये वर्क W1 आया है तो ये W1 जितनी वैल्यू नहीं आएगी, ये W2 आएगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है बेटा। तो वर्क एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ बेटा, W1 प्लस W2 होगा। लेकिन दोनों वैल्यू नहीं है तो जीरो तो नहीं हो सकता ना, बताओ, बोलो, यस सर। जीरो नहीं हो सकता। तो ये पूरा साइकिल यूज किया, और साइकिल, पूरे साइकिल में जो चेंज ऑफ वर्क आया वो नॉट इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब पहले वाले पाथ अलग था, पाथ फर्स्ट, और पाथ सेकंड अलग था, इसलिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जहां से चले थे इवन वहां पहुंच गए, तब भी वर्क की वैल्यू, टोटल नेट वर्क जीरो नहीं आया। ऐसे को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे को हम, पाथ फंक्शन। मतलब पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो जो पाथ फंक्शन होते हैं उसके साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक जो पूरा प्रोसेस होता है, तो नेट चेंज जीरो नहीं आता। अब अगर सपोज मैं किसी प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं, जैसे इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी या एंट्रोपी या गिब्स फ्री एनर्जी, मैं कहता हूं कि आप इसको स्टेट, वही बात सारी इस पर अप्लाई करते हैं, स्टेट ए से स्टेट बी में जाते हो, आप यहां पहुंचते हो, और सपोज आप किसी पाथ से गए, आप ए से बी में पहुंचे यहां तक, और इंटरनल एनर्जी सपोज आई E1, और पाथ बी से वापस ए में पहुंचे, पाथ चेंज कर लिया आपने, पहले वाला पाथ फर्स्ट था लेकिन पाथ दूसरे वाला सेकंड हुआ, और एनर्जी आई वापस अगेन E1 ही, लेकिन बस इधर प्लस आई तो सपोज इधर क्या आई, माइनस आई। मतलब जिस स्टेट पे पहुंचे थे उसी स्टेट पे वापस पहुंच गए, तो टोटल एनर्जी चेंज क्या हुआ, देखो बेटा, ET, टोटल एनर्जी चेंज
E1 माइनस E1 हुआ, कितना हो जाएगा ये? 0. 0। इसका मतलब अगर किसी प्रोसेस में जहां से चले पाथ कोई भी फॉलो किया, जहां से चले वापस वहां पे पहुंच गए और उसकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आया डेल्टा ई, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज आया, वो कितना आ जाएगा? यहाँ तो नॉट इक्वल टू 0 आया था बेटा, और यहाँ इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये वाला पाथ फंक्शन था जो पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं स्टेट का। जहां से चले वहीं वापस पहुंच गए तो इसका मतलब कोई एनर्जी, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो डेल ई जो टोटल आया 0 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा कौन से वाला फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के अंदर साइक्लिक प्रोसेस करोगे, पूरा साइकिल यूज करोगे, तो साइक्लिक प्रोसेस करने पर उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हो वो आपके पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है पाथ फंक्शन, एक होती है बेटा स्टेट फंक्शन। जहां से चले वापस वहां पहुंचे, अगर उस वैल्यू में चेंज आ गया उसकी वैल्यू में, तो वो पाथ फंक्शन है, क्योंकि पाथ आपने अलग अलग फॉलो की। और अगर जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए, उसी स्टेट पे वापस पहुंच गए और वैल्यू में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। तो बताओ पाथ फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है बेटा, वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है। बाकी जितनी भी इस चैप्टर में आए, इसका मतलब वो सारी क्या है? पाथ फंक्शन नहीं है बेटा, पाथ स्टेट फंक्शन फंक्शन। नहीं है तो स्टेट फंक्शन है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको इफ I tell you in language of mathematics, then we can say that इधर से इधर चलते 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 वापिस चलते 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 वापिस वही पहुंचा, तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हुआ। 0 नहीं आया तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। कैसा हुआ? इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे पार्ट को सबको ऐड किया, जहां से गए वापिस आए, वापिस 0 हो ही नहीं रहा, तो इनएग्जैक्ट। जिसका इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है वहां पर साइक्लिक प्रोसेस में नॉट इक्वल टू 0 आता है, वो पाथ फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ इधर जितना चले, जितना चेंजेस इधर आया उतना ही वापस चलोगे तो इधर आएगा, बस वो प्लस में था तो ये माइनस में होगा। तो इसका मतलब इसीलिए टोटल नेट 0 आ गया। तो ये वाले जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? मैथमेटिक्स की वैल्यू में बोले तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास 2 स्टूडेंट है, और मैं 2 स्टूडेंट को बोलता हूं बेटा ऐसा करो कि मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूं, आप थर्ड फ्लोर पे जाओ। और थर्ड फ्लोर पे मैं बोलता हूँ, ए स्टूडेंट ए को बोलता हूँ बेटा तुम जाओ स्टेयर से, और बी स्टूडेंट को बोलता हूँ तुम जाओ लिफ्ट से। तो ए भी गया, बी भी गया, फिर मैं बोलता हूँ बेटा वापस आ जाओ। तो बताओ कि जब पहली पोजीशन पे वापस पहुंचे तो वर्क क्या दोनों का इक्वल होगा बेटा? No, sir. नहीं हुआ ना इक्वल। इसका मतलब पाथ पे डिपेंड किया। तो वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है बेटा। वर्क याद रखना, वर्क एंड हीट सिर्फ पाथ फंक्शन है, बाकी सारे कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। बाकी सारे हमारे स्टेट पे, स्टेट चेंज होगी तभी उनकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज उनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? चलो आगे, क्योंकि ये बेसिक्स बड़े बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है ना, फिर आप चैप्टर कितना ही रट लो, रटोगे नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे। और बेसिक क्लियर है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा इस चैप्टर में। डन बेटा, चलें आगे। Yes, sir. अब देखो, चलो आपको पता लग गया कि जो आप चेंजेस करते हो, सिस्टम करते हो, वो भी आपके जो हैं वो या तो पाथ फंक्शन होते हैं या स्टेट फंक्शन होते हैं, थर्मोडायनेमिक या नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी स्टडी करते हो, इस प्रॉपर्टीज को आप दो, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि 2 टाइप में डिवाइड करते हो। जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसको आप 2 टाइप में डिवाइड करते हो। एक बोलते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट आई विल टेल यू इन बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, पेंडू लैंग्वेज में, बिल्कुल आम भाषा के अंदर में याद कराऊंगा इसको आपको। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हम बुक्स की लैंग्वेज में नहीं याद करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में याद करेंगे।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक होती है बेटा जिसको एक्सट्रेंसिक या इंट्रेंसिक फिजिक्स में बोलते हो आप, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हो वो एक्सटेंसिव। देखो जो भी कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी है वो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है जिनके आगे प्रीफिक्स मोलर लगा हुआ है, स्पेसिफिक लगा हुआ है, इसका मतलब वो फिक्स है, वो सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, नो डिपेंड्स अपॉन। आपने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, और आप पढ़ना बड़ा मजा आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे तो सबसे इजी चैप्टर लगता है, नो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट कम ले लो ज्यादा ले लो, लेकिन प्रॉपर्टी फिक्स आती है। फिक्स प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी प्रीफिक्स आगे लगा होता है, मोलर या स्पेसिफिक, या फिक्स जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पर डिपेंड। लेकिन अमाउंट का मतलब समझ लेना बेटा, जैसे सपोज अगर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, अमाउंट का मतलब ये है कि हम तो हैं, हमारी बॉडी में हमारे ये हैंड से ब्लड निकाला गया और उस ब्लड का पीएच नोट किया गया, सपोज एक्स आया। फिर हमारी बॉडी का लेग लिया गया, लेग में से ब्लड निकाला गया, पीएच नोट किया गया, तो कितना आएगा वो? एक्स ही तो आएगा। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लड निकाला जाए, चाहे पूरे ब्लड सारा ब्लड निकाल दिया जाए, चाहे थोड़ा सा ब्लड निकालें, लेकिन हर बार पीएच कितना आएगा बेटा? एक्स ही आएगा ना। इसका मतलब पीएच क्या हुआ हमारा? ह्यूमन बीइंग का पीएच क्या हुआ? अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ब्लड के अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। ब्लड चाहे हमारी पूरी बॉडी का ले लो, चाहे हमारे एक पार्ट का ले लो, तो पीएच तो हमेशा आएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये चीज जो कांस्टेंट आती है, फिक्स्ड आती है, इसका मतलब ब्लड क्या हुआ है? कौन सी प्रॉपर्टी हुआ बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे सपोज मैं कहता हूं एक ग्लास लिया मैंने, एक कांच लिया, ग्लास लिया, अब इस ग्लास का मैंने म्यू नोट किया, सपोज आया 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट किया मैंने। अब मैंने किया, इस ग्लास को चूरा चूरा कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर डाले बेटा इसके। अब मैंने किसी एक टुकड़े का म्यू देखा तो कितना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्लेक्शन कितना देगा? 1.5 ही देगा ना। अब इवन उस टुकड़े का अमाउंट पहले के कंपैरिजन में क्या है? चेंज है। पहला बड़ा शीशा था, बड़ा अमाउंट था, अब छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया तो अमाउंट कम रह गया, तब भी उसके म्यू की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही है। तो ऐसे देखना है बेटा आपने कि एक बड़ा पीस लिया, फिर उसमें से छोटा पीस निकाल के देखो, आप छोटा सा पीस निकाल के देखो, अगर वो प्रॉपर्टी सेम आ रही है देन इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बेटा बातें? तो इसका मतलब मान लो मैं कह दूं कि एक सॉल्यूशन बना लो भाई, ऐसा करो एक सॉल्यूशन बना लो, 1 मोलर सॉल्यूशन, कोई भी कंसंट्रेशन ले ली मैंने, 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया, कितना भी अमाउंट ले लिया मैंने, ड्रम भर के बना दिया एक सॉल्यूशन किसी चीज का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मैंने कहा भैया इसमें से एक गिलास निकाल लो, अब उसकी मोलरिटी बताओ कितनी होगी? उसी सॉल्यूशन में से एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया, उसकी मोलरिटी नोट करेंगे, कितनी आएगी बेटा? सोचो। 0.1 ही तो आएगी। इसका मतलब मोलरिटी क्या हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव? इंटेंसिव। याद रखना हमेशा बेटा, कंसंट्रेशन जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन? जो मोलरिटी नॉर्मेलिटी जो भी बनाते हो, कैसी प्रॉपर्टी है वो? इंटेंसिव। सपोज मैंने अब मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, इस चीज को याद रखना, बस इसका यही फर्क है, इसको हम पढ़ते अलग है, सोचते अलग। सपोज मैंने कहा कि यार एक सेल बनाओ यार तुम लोग,
एक बड़ा सेल बनाओ। तो बच्चों ने क्या एक बड़ा सेल बना दिया और सेल का वोल्टेज नोट किया, ई नोट यूज किया, कहा कि सर मुझे बोला कि 1.2 वोल्ट है इसका। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसे करो, इसका साइज छोटा कर दो, सेल का वोल्टेज यही रखो। अब ई नोट कितना हो जाएगा, वही वाला सेल है, बस साइज छोटा कर दिया, वोल्टेज कितनी आएगी बेटा? 7.2। भाई वोल्टेज चेंज थोड़ी हुई इसकी, मैंने तो उसका बोला कि इसका साइज छोटा कर दो। मतलब जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, तो किताबों तो अमाउंट लिखा होता है, और मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं कि आप ये कहना कि नोट डिपेंड अपॉन, वन वर्ड में बोले तो किस पर? साइज। साइज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की उतनी ही आ रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? क्या बोलोगे ऐसी प्रॉपर्टी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके। आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपके व्यू तैयार करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैंने 15 लीटर O2 गैस ले ली एनटीपी पर, और 15 लीटर N2 गैस ले ली एनटीपी पर। अब मैंने कहा कि मोलर वॉल्यूम कितना होगा ऑक्सीजन का एनटीपी पर? मोलर वॉल्यूम वर्ड बोल दिया मैंने आपको, मतलब वन वॉल्यूम गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? अरे भाई कोई भी गैस होती है उसका वन मोल 22.4 लीटर होता है भाई। ये ओके सर। मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस, कोई भी गैस हो जाए उसका एनटीपी पर वॉल्यूम 22.4 है, गैस कोई सी भी हो। अगर 15 लीटर नाइट्रोजन है, लेकिन इसका भी मैं कह दूं मोलर वॉल्यूम बताओ एनटीपी पर, तो कितना आएगा? 22.4। 22.4। इसका मतलब स्पेसिफिक बात होगी। क्या बात होगी? आगे क्या लगा दिया स्पेसिफिक? मैंने वॉल्यूम के आगे क्या लगा दिया? मोलर। जब भी आप कुछ फिक्स लगा देते हो आगे, ये देखो मैंने बोला है, मोलर लगा देते हो, स्पेसिफिक लगा देते हो, तो वो सारी प्रॉपर्टी हमेशा एक्सटेंसिव नहीं रहती, तब क्या होती हैं? इंटेंसिव। इंटेंसिव। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बेटा आप इतना सारा डिस्कशन करने के बाद कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा किसको बोला जाता है? जो नॉट डिपेंड्स अपॉन, बुक्स तो बोलती है नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, लेकिन मैं बोलता हूं नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज। साइज। सर ये डिपेंड होगा ना? हाँ, एक्सटेंसिव कर रहे हैं डिपेंड, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट मैं बोलूंगा डिपेंड्स अपॉन साइज, एक्सटेंसिव कर रहे हैं। जैसे मास, मैं कहता हूं इतनी पेंसिल ले लो भैया, इससे काम करो पेंसिल से, और एक कहता हूं ये पेंसिल लो, बड़ी पेंसिल लो, तो मास क्या सेम रहेगा क्या दोनों? नो सर। तो इसका मतलब मास साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कैसी प्रॉपर्टी है मास? एम, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा क्या? नो सर। नो सर। इसका मतलब वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ गए? और जितनी यहाँ पढ़ोगे जैसे इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी और एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इस चैप्टर में जितनी भी एनर्जी पढ़ोगे आप, वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एंट्रोपी को मोलर एंट्रोपी बोल दूंगा, गिब्स एनर्जी को गिब्स एनर्जी पर मोल बोल दूंगा, तब क्या बन जाएंगी वो? इंटेंसिव। इंटेंसिव। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो मास कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। लेकिन अगर इनका रेशो ले लूं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। और डेंसिटी जो है वो तो फिक्स होती है ना। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या बन जाता है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव। जैसे मैं बोल दूं कि ये वाटर है, मैंने एक जग लिया, 1 लीटर का जग लिया,
उसमें वाटर भर दिया, मैं आपसे पूछूं इसकी डेंसिटी क्या होगी, आप क्या बोलोगे? वाटर की डेंसिटी फिक्स है ना, 1 ग्राम/मिलीलीटर, है कि नहीं है? Yes, sir. मैं कह दूं कि नहीं नहीं आप 1 लीटर मत लो, आप ऐसा करो 1 ड्रॉप लो वाटर की, इसकी डेंसिटी बताओ तो कितनी बताओगे आप? 1 gram per ml. 1 ग्राम/ml, इसका मतलब डेंसिटी क्या हुई? Intensive. तो इंटेंसिव डेंसिटी इंटेंसिव बनती किस किस से है बेटा? एक्सटेंसिव रेशियोस। दो एक्सटेंसिव के रेशो, तो अगर दो एक्सटेंसिव का रेशो हो जाता तो फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी आप सोच सकते हो बेटा। क्लियर? सर हमेशा हमेशा ही ऐसा होगा कि एक्सटेंसिव का हाँ रेशियो लेंगे तो इंटेंसिव? बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल प्रूव आ रहा है हमारे पास, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या बनेगा? इंटेंसिव बनेगा। इसीलिए तो ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको। इज इट क्लियर? यस सर। यहां तक करने के बाद ये कुछ बेसिक्स करते जा रहे हैं अभी हम। इसके करने के बाद आपने पहले पढ़ा होगा, अब ये दोबारा चैप्टर पढ़ना, आपके पास नोट्स होंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ना जैसे मैं अब आपको समझाता जा रहा हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी का पता लगने के बाद फिर आपके पास प्रोसेसेस होते हैं बेटा। जो भी आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करते हो, प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस नाम बड़े इजी होते हैं, आप कहते हो कि सर ये प्रोसेसेस आइसोथर्मल है, कोई भी प्रोसेसेस है वो आइसोथर्मल है। फिर आप बोलते हो कि सर वो एडियाबेटिक है, कंडीशन बोलते हो ना, प्रोसेसेस आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, या बोलते हो आइसोबारिक, या आप बोलते हो आइसोकोरिक, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हो बेटा। आपने ये टर्मिनोलॉजी बड़ी पढ़ी होगी, लेकिन इनका मतलब समझना आ जाए। देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, थर्मल का मतलब Temperature. टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेम्परेचर। किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे कोई प्रोसेसेस होते हैं उसको आप आइसोथर्मल बोलते हो, इट्स ओके। लेकिन आपको समझना क्या है बेटा इस टॉपिक में, कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रख सकते हो, हाउ, कैसे रख सकते हैं टेम्परेचर। देखो किसी रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो, सपोज अपने 4 बंदे हैं उसके अंदर, या लोग हैं 4 उसके अंदर, और हम लोग सांस ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रोसेसेस हो रही है हमारे बॉडी में, क्या रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नो सर। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा बेटा। जैसे एसी एसी लगाते हो, एसी रूम में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, एसी भी लगा दिया आपने, तुम टेम्परेचर को ठंडा भी करना है, लेकिन अंदर आप भी बैठे हो, तो आपको पता है आप वो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट बना रहता है? तो एसी क्या करता है, जो आपका जो प्रोसेसिंग से जितनी हीट आती है उसको बाहर फेंक देता है बेटा। कभी एसी के पिछवाड़े में जाके देखना, ठंडा होता है गर्म होता है? Garam. कमरे के गर्म अंदर, होता है। कमरे के अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके बाहर क्या कर रहा है वो? Heat release. गर्म हीट कर। रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वो आइसोथर्मल कंडीशन आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हो तो किस थ्रू कर सकते हो? जब आप हीट फ्लो क्या करते हो? अलाउड करते हो। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब हीट कांस्टेंट नहीं हो सकती, हीट क्या रहेगी, वो कम या ज्यादा, मतलब वो हीट को फ्लो भी कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, या इवोल्व कर सकता है, जो भी कंडीशन हो। नंबर 1। अगर आप यही बात गैस के लिए लो, तो गैस को हीट तो बाहर से कुछ वगैरह मिल नहीं रही, तो इसलिए अगर आइडियल गैस लेते हो तो फिर आप कह सकते हो पीवी इज इक्वल टू, गैसियस स्टेट पढ़ते हो, पीवी इज इक्वल टू आइडियल गैस के लिए क्या होता है? बच्चे बच्चे को पता होगा ये बात। पीवी इज इक्वल NRT. एनआर। एनआरटी, अमाउंट फिक्स, आर वैसे ही कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या करना चाहते हो आप? आइसोथर्मल, टेम्परेचर भी फिक्स करना चाहते हो, तो Constant. ये सारी चीजें कांस्टेंट करना चाहते हो। तो अगर ये चीजें कांस्टेंट करना चाहते हो तो गैस का प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा बेटा। प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एनआरटी। तो P और V वाली कंडीशन लगा सकते हो। जब भी आइसोथर्मल होता है या तो हीट चेंज होगा, क्लियर,
या हीट चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज होगा, आइडियल गैस है तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो बेटा आप, क्योंकि ये चीज आपको क्या रखनी है, कांस्टेंट। समझ पा रहे हो बात जो मैं कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। आइसोथर्मल बहुत रटते रहते हो, बहुत पढ़ते रहते हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपको पता नहीं कि आइसोथर्मल कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। तो आइसोथर्मल कंडीशन बताओ बेटा कैसे क्रिएट कर सकते हो आप? Heat flow को allow करके, या तो हीट कम ज्यादा करके, एब्जॉर्ब या इवोल्व करके, या दूसरा तरीका क्या है, आइडियल गैस है तो दूसरा तरीका pressure क्या और है, volume. प्रेशर और वॉल्यूम को एडजस्ट करके, प्रेशर और मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन करके। क्लियर? सर मतलब ये बॉयल्स लॉ फॉलो यस करता सर। है। बॉयल्स अपने आप ही हो गया बेटा। अभी क्या है, कुछ साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका क्वेश्चन तो थर्मोडायनेमिक्स के बन ही नहीं सकते ना। यही तो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। तो उसने क्या किया, बोला कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, और ग्राफ दे दिया बेटा, फिक्स अमाउंट दे दिया और आइडियल गैस दे दिया, ग्राफ दे दिया, यहाँ प्रेशर लिख लिया, यहाँ वॉल्यूम लिख लिया। उसने बोला गैस ये थी, पॉइंट ए से चली, पॉइंट बी पे पहुंची, बी से चली, पॉइंट सी पे पहुंची, सी से चली, पॉइंट डी पर पहुंची, डी से चली, ए पर पहुंची। तो इसका प्रोवाइड द कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट। इन प्रोसेसेस बताए गए बेटा आपको, ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ए। ऐसा बताओ इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन आया बेटा पिछले के एग्जाम में, आईआईटी एडवांस में आया था शायद। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो आईआईटी एडवांस में कॉन्सेप्ट ही तो आते हैं भाई, मेन या नीट के अंदर रट्टे आते हैं, सीधे आपने रट रखा है बस आंसर दे दोगे, वहां कॉन्सेप्ट आएंगे। फर्क तो इतना सही है ना एम्स या एडवांस में। अब सोचो जरा आपको क्या दिया गया था, क्या बोला गया था आपको, Fixed amount of ideal gas. जब भी आइडियल गैस है तो क्या लगाओगे आप, PV equals nRT. एनआरटी, है ना। अब सपोज ए बी प्रोसेस में सोचो, आप ए बी प्रोसेस, ए से बी में गए, ए से बी प्रोसेस में गए तो क्या हुआ, देखो ग्राफ देखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, Pressure increase. वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप इक्वेशन लगाओ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वी कांस्टेंट, अमाउंट फिक्स है तो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो रह क्या गया, सिर्फ रिलेशन किस किस के बीच में रह गया बेटा, पी और टी के बीच में, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इसका मतलब आप खुद ही बोल रहे हो कि सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, Increase. इंक्रीज होगा। इसका मतलब ए से बी में कौन सा इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट। ए Yes, से बी sir. में कौन सा इफेक्ट आया, हीटिंग। क्या कुछ डिफिकल्ट लगा, No, sir. बिल्कुल इजी लगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है। अब सपोज आपने प्रोसेस यूज किया, दूसरे वाला प्रोसेस उठाओ, बी से सी वाला, बी से सी में देखो, बी से सी में इधर जा रहे हो तो प्रेशर Volume कांस्टेंट है, increase. वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पहला मतलब वाला हीटिंग क्यों हुआ? जब पी बढ़ेगा तो टी क्यों नहीं बढ़ेगा भैया, हीटिंग क्यों नहीं हुआ, मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो। आगे समझ। यही है ना कि बस दिमाग से सोचना स्टार्ट कर दो तो हर एक एग्जाम बहुत इजी है बेटा। एग्जाम हमारे लिए बने हैं, हम एग्जाम के लिए नहीं बने। लोग तोड़ते हैं एग्जाम, अगर सोचना सही ढंग से स्टार्ट कर दो तो किसी भी लेवल का एग्जाम को भी डर नहीं लगेगा। बी से सी आ जाओ बेटा, बी से सी। मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, और देखो कितना इजी है। बी से सी गए बेटा, बी से सी गए तो क्या ग्राफ में दिख रहा है आपको, Volume increasing. वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। Expansion. मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है बेटा, गैस क्या हो रही है,
एक्सपेंड हो रही है, मतलब जो एक्सपेंशन कर रहे हो आप, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, क्या क्या कांस्टेंट है बेटा बी से सी में? Pressure. प्रेशर, और क्या कांस्टेंट है? Amount. अमाउंट। आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वी और टी का रिलेशन आ गया। Yes, sir. इस केस Directly में proportional. वी बढ़ेगा तो टी भी तो बढ़ेगा इस बार। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया वी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। बताओ, मैं कुछ रटा रहा हूं कुछ आपको? आप खुद आंसर देते जा रहे हो ना। नो सर। तो बी से सी प्रोसेस में क्या होगा, अब आप क्या बोलोगे? Heating. हीटिंग। हीटिंग। अगेन हीटिंग आ गया बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहाँ पर। आ जाओ सी से डी में, ये रहा सी से डी, सोचो जरा, सी से डी क्या हुआ? Pressure decrease. प्रेशर डिक्रीज। पहले वाले पॉइंट में वापस आ जाओगे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कौन सा इफेक्ट होगा? Cooling. कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग कूलिंग इफेक्ट। इफेक्ट। बताओ कुछ मुश्किल लग रहा हो तो। डी से ए में आ जाओ बेटा, क्या हो रहा ये है? भी कूलिंग होगा। ये भी कूलिंग होगा। कंप्रेशन हो रहा है, कूलिंग होगा। तो इसका मतलब आइडियल गैस का अगर फिक्स अमाउंट दिया हो तो आइडियल, तो यहां से अब आप क्या याद भी रख सकते हो चीजें। जब कभी आपको ऐसा लगे बेटा, जब कभी ऐसा लगे एक्सपेंशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? हीटिंग। हमेशा कोई भी गैस अगर आइडियल है और उसका फिक्स अमाउंट दे रखा है और उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको हीटिंग दिखेगा बेटा, हमेशा क्या दिखेगा आपको? हीटिंग। अगर मैं कह दूं कि आइडियल गैस है, फिक्स अमाउंट है, फिक्स्ड, ये जरूर है ना, फिक्स अमाउंट, कंडीशन याद रखनी, फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस का कंप्रेस करोगे आप आइडियल गैस को, तब क्या होगा बेटा? कूलिंग। कूलिंग। Cooling. समझ गए सारी बात? यस सर। क्लियर? तो यस यहां सर। पर देखो, अगर आप चीजें बड़ी समझ के साथ करते हो तो आपको कुछ भी नहीं रटना बेटा, नथिंग फॉर क्रेमिंग, एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अब सपोज मैंने आपको पहला प्रोसेस समझाना चाहा कि आइसोथर्मल है, तब आपको याद रखना है जब भी आइसोथर्मल गैस हो तो या तो हीट फ्लो अलाउड करेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा? Constant. कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन, अब आपने पहले पढ़ा होगा, अब ये समझते जाओ, जो पढ़ा होगा उसकी समझ तैयार करो आप कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। वो तो सबको याद है कि आइसोथर्मल टेम्परेचर जब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एक मैं आगे चल के बात बताऊंगा, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूं। जब भी कभी, नोट देखो, नोट नोट मैं लिख रहा हूं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, अभी मैंने ऊपर लिखा था ना इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब ई लिखते हो या फिजिक्स में यू से पढ़ते हो, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट और फंक्शन दोनों का होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, लेकिन टेम्परेचर का फंक्शन तो है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। याद रख लेना बेटा, इंटरनल एनर्जी मतलब यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज होगी। तो अगर मैं कहीं भी आपको ये कंडीशन दे दूं आइसोथर्मल, कुछ भी कह दूं आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ आइडियल गैस सपोज बोल दूं, तो बताओ इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं Zero. पड़ेगा। आइसोथर्मल का मतलब बेटा अभी आप पढ़ के आओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल बना दे वो। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन देख ली आइसोथर्मल, तो इसका मतलब आप डेल्टा ई कितना रखोगे आप? 0। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी
किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है इंटरनल, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 देना है। नो नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. अब बताओ, आप कह रहे सर थर्मोडायनेमिक्स, सब बच्चे बोल पड़े थर्मोडायनेमिक्स, क्या मुश्किल लग रही है थर्मोडायनेमिक्स? नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप रटोगे तो मुश्किल, क्योंकि जब आपको चीजों का पता ही नहीं है, सीधा सीधा रटोगे, उसने थोड़ा सा एक चेंज कर दिया कंडीशन में, तो डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। दूसरी कंडीशन, दूसरा प्रोसेस मैंने क्या बताया था आपको, देखो आप ऐसे ही दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं अपने। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या बताया था आपको? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब होता है बेटा हीट फ्लो 0, नाइदर एब्जॉर्ब्ड हीट नॉर इवोल्ड हीट। किसी भी सिस्टम में हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना इवोल्व होती है, तो हीट फ्लो 0 होता है। मतलब Q की वैल्यू 0 बोल दो, डेल्टा H की वैल्यू 0 बोल दो, कुछ भी बोल दो, बहुत सारे इसके डायमेंशन है। हीट फ्लो 0 है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बेटा? एडियाबैटिक। एडियाबेटिक, या कई बार हम सिंपल वे में आइसो एंथैल्पिक भी बोल देते हैं। आइसो एंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट। अब पॉइंट आता है, यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके एग्जाम में कभी, ये तो जो बुक ने लिख दिया वो वहां से क्वेश्चन थोड़ी आएगा। आपको तो ये समझना है कि एंथैल्पी को, हीट फ्लो को कांस्टेंट कैसे रख सकते हो, हाउ, जैसे ऊपर वाली बात की थी आपने, कैसे रखोगे? तो अब की बार आप हीट को कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो टेम्परेचर चेंज क्या करोगे आप? अलाउड करोगे ना? 0। नहीं, यस 0 सर। नहीं, यही तो आपने खत्म कर दिया सारा मामला ही। आइसोथर्मल था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं जब हीट का फ्लो कर सकते हैं? अब की बार हम हीट फ्लो कांस्टेंट रख रहे हैं, हीट फ्लो चेंज 0 कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज होगा बेटा। टेम्परेचर चेंज, अगर आप कह रहे हो सर टेम्परेचर चेंज 0, अगर टेम्परेचर चेंज 0 हो गया तो फिर ये कौन सी कंडीशन हो गई? एडियाबेटिक थोड़ी Isothermal. हुई, आइसोथर्मल। ऐसा थर्मल। कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन से दिस स्टेटमेंट? एडियाबेटिक का यही तो मतलब समझना है आप। यही चीजें तो आपने कभी समझी नहीं या समझाई नहीं गई आपको, कि एडियाबेटिक का मतलब है हीट फ्लो कांस्टेंट। हीट में फ्लो चेंज जो है वो नहीं आना चाहिए। वो कब नहीं आ सकता? जब आप टेम्परेचर को मेंटेन, हीट को मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर को अलाउड करो। मान लो हीट बढ़ गई, तो टेम्परेचर बाहर भेज दो, कुछ बाहर निकाल दो टेम्परेचर, एग्जॉस्ट फैन लगा दो। और अगर आपका हीट फ्लो जो हीट कम हो गई, तो हीट को कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर अलाउ कर दो, उसको बढ़ाओ उसका टेम्परेचर। क्लियर? तो जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे मेंटेन कर सकते हो, किस चीज से मेंटेन कर सकते हो आप? टेम्परेचर को चेंज करके। अलाउ और करो। टेम्परेचर को चेंज करने का मतलब समझ रहे हो? एडियाबेटिक कूलिंग और एडियाबेटिक हीटिंग। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, या तो कूलिंग होगी बेटा या हीटिंग होगी। एक तो ये तरीका है कि टेम्परेचर चेंज होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगी या एडियाबेटिक हीटिंग होगी। ये चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होगा, तभी तो आपका प्रोसेस जो है वो एंथैल्पी को कांस्टेंट कर सकता है। एक तरीका ये वाला हो गया। या फिर अगर आप आइडियल गैस के लिए देख रहे हो, तो पीवी कांस्टेंट की बजाय पीवी गामा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। V1 गामा, P2 V2 गामा, ये कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था आइडियल गैस के लिए? PV. पीवी पीवी। कांस्टेंट। लेकिन एडियाबेटिक में पीवी कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कांस्टेंट होगा बेटा? पीवी गामा। गामा एक रेशियो होता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, हालांकि इतने नादान नहीं हो तुम,
11 12 सब पढ़ के पहले आ चुके हो कि गामा सीपी और सीवी का रेशियो होता है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। और स्पेशली ये जो कंडीशन है, आगे चल के एक कंडीशन और बताऊंगा, रिवर्सिबल के लिए यूज करनी है। आइडियल तो हो लेकिन रिवर्सिबल कैसे। तो मैं आपसे सिंपली पूछूं कि अगर आपकी एडियाबेटिक कंडीशन है तो एडियाबेटिक कंडीशन मेंटेन कैसे कैसे की जा सकती है, बताओ बेटा। टेम्परेचर चेंज को अलाउ करके। या तो टेम्परेचर चेंज अलाउ करो, अगर टेम्परेचर चेंज अलाउ नहीं कर रहे हो, स्पेशल आपके पास आइडियल गैस है, तो फिर किसको मेंटेन करके कर सकते हो? P1 V1 गामा, मतलब P2 V2 प्रेशर और गामा। अगेन अगेन प्रेशर और वॉल्यूम को कर सकते हैं, लेकिन इस बार पीवी कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कांस्टेंट होगा इस बार? PV गामा। पीवी गामा कांस्टेंट होगा इस बार, पीवी कांस्टेंट नहीं होगा, पीवी गामा कांस्टेंट होगा इस बार। एनीवे, आप किसी भी प्रोसेस से अगर आप करते हो तो देखो कुछ एग्जांपल देता हूं। कभी आपने ये देखा है कि आपके पास सपोज एक ट्यूब है, साइकिल ट्यूब समझ लो, साइकिल के टायर के अंदर ट्यूब होती है ना, ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है बेटा? गैस होती है ना। अगर यहां पर उसको कोई कील लग जाए या पंचर हो जाए तो गैस क्या होगी? वो बाहर आएगी। गैस अगर यस जैसे सर। ही एटमोस्फेयर में बाहर आएगी, अगर आपने इस गैस को टच करके देखा तो आपको ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी? ठंडी लगेगी। ठंडी लगेगी। इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट आएगा। ये एक बेस्ट एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, क्योंकि ना तो आपने कुछ एनर्जी दी सिस्टम को, ना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, ना इवोल्व की, लेकिन तब भी गैस जब यहाँ ट्यूब से बाहर आई तो कूलिंग इफेक्ट आया। अब हुआ क्या? देखो, अगर गैस ट्यूब के अंदर है तो आपने तो प्रेशर लगा करके इसको भरा था, तो अंदर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा। जैसे ही गैस बाहर आई, एटमोस्फेयर में प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? बाहर का प्रेशर कम है ना, तभी तो गैस बाहर आई है, नहीं तो क्यों आती बाहर? हाई से लो की तरफ तो जाएगी गैस। अब जैसे ही गैस बाहर आई तो गैस बाहर आने के पर गैस के पार्टिकल क्या हुए? एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे। खुला मौका मिल गया। जैसे बच्चों को फ्री छोड़ दो तो शरारत करने लग जाते हैं, खुला मौका मिल जाता है। तो जैसे ही हाई प्रेशर से गैस के पार्टिकल लो प्रेशर में आए तो बाहर होने लग गए, तो ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या चीज हुई? Expansion। एक्सपेंशन हुआ, गैस के पार्टिकल इधर एक्सपेंशन। उधर भागने लगे। एक्सपेंशन हुआ तो आपने बाहर से तो कोई एनर्जी नहीं दी ना इसको। एक्सपेंशन करने के लिए ये क्या खर्च नो करेगा? सर। सिस्टम जो होगा, गैस इज यूज्ड, या ये कहो कि गैस यूजेस इट्स इंटरनल एनर्जी। गैसेस को क्या खर्च करना पड़ेगा? एक्सपेंड होगा, एनर्जी तो चाहिए ना एक्सपेंड होने के लिए, पार्टिकल को दूर दूर भेजने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो इस एक्सपेंशन के लिए एनर्जी आएगी कहां से? गैस को कौन सी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? Internal। इंटरनल मतलब अपनी खुद की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एनर्जी खुद की खर्च करेगा तो खुद की एनर्जी क्या होने लगेगी उसकी? डिक्रीज। डिक्रीज। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है बेटा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा? Decrease। डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसी को तो कूलिंग बोलते हैं। इसीलिए कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ बेटा? कूलिंग इफेक्ट। कभी भी आपको ये बोल दिया जाए, बिकॉज ये एडियाबेटिक प्रोसेस था, तो कभी भी आपको बोल दिया जाए कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है किसी गैस का, क्या हो रहा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो Expansion। रहा है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ऑलवेज टेम्परेचर क्या होगा? Decrease। मतलब कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा? Cooling effect। कूलिंग इफेक्ट। तो जब एडियाबेटिक कंडीशन में किसी गैसेस का एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डाउन होते हैं, मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है अब?
यस सर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई एडियाबेटिक कंप्रेशन कर दो, कूलिंग की बजाय कंप्रेशन कर दो, तो बताओ मुझे क्या होगा? एडियाबेटिक कंप्रेशन लिख दिया मैंने। एडियाबेटिक कंप्रेशन तो बिल्कुल उल्टा होगा बेटा, मॉलिक्यूल पास में आने लगेंगे, एनर्जी तो मिल नहीं रही है, तो पास में लाने पर क्या होता है, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च तो नहीं करनी पड़ेगी ना। उल्टा लिख दो सब। एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा? अब चाहे आप रट डालो कि एडियाबेटिक कंडीशन में जब भी एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है बेटा? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग होता है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है तो क्या होता है हमेशा? हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट। जब भी गैस कोई एडियाबेटिक कंडीशन में कूल होगी, एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर डाउन करेगी, कूलिंग करेगी। बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब इवन प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। बैलून आप सबने देखा है बेटा, बैलून आप सब लोगों ने बैलून देखा हुआ है। बैलून में एयर भर लो आप, और फिर क्या उसमें सुई चुबो दो, तो जैसे ही सुई चुभोगे तो गैस कहाँ जाएगी? बाहर। बाहर। और इस गैस को टच करके देख सकते हो ना आप। तो गैस ये जब बाहर आएगी तो कैसा इफेक्ट आएगा इसका? गर्म कूलिंग। होगी या ठंडी होगी? कूलिंग। तो जब भी बेटा आपका याद रखना, जब कहीं भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन में बोल बोल के बता रहा हूं आपको कि ये सब चीजें बता रहा हूं, वो क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आपको चीजें सोचनी है कि अगर कभी भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब क्या होगी? कूलिंग होगी। इवन आप कभी ये देख लेना कि आप रेफ्रिजरेटर करते हो, आप रेफ्रिजरेटर, एक आपका रेफ्रिजरेटर का जैसे ही आप बॉक्स खोलते हो तो रूम में बताओ क्या इफेक्ट आएगा? रेफ्रिजरेटर का बॉक्स खोलोगे तो रूम ठंडा होगा या गर्म होगा? अब देखो कितने आपके दिमाग के चीजें ओपन होंगी। अगर रेफ्रिजरेटर का अपने, मैं फिजिक्स में चला जा रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर का गेट अपने ओपन कर दें तो रूम का टेम्परेचर, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखा है, वो ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा हो। गर्म होता है। गर्म होगा बेटा। ठंडा कैसे होगा? ठंडा तो कौन है? रेफ्रिजरेटर है ही गर्म, रेफ ठंडा। रेफ्रिजरेटर अंदर चीजों को ठंडा कर रहा है। तो कोई चीज खुद ठंडी हो रही है तो इसका मतलब हीट को क्या कर रही है? वो बाहर फेंक रही बाहर फेंक रही है ना। जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया, एसी आपके कमरे को ठंडा कर रहा है, लेकिन पड़ोसी को कमरे को क्या करेगा वो? है, गर्म करे। गर्म। हमारे एटमोस्फेयर को ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ रहे हो आप, पढ़ते हो, कई जमाने से देख रहे हो आप। तो इसका मतलब हमारा कमरा तो ठंडा हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी जाएगी कहाँ? हमारे कमरे की एनर्जी जो है, ठंडा किया तो एनर्जी कम की, तो एनर्जी उसने कहाँ फेंकी एसी ने? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में फेंकी ना, बाहर फेंकी ना। बाहर गई तो बाहर का टेम्परेचर तो बाहर भारी हो गया। तो इसका मतलब आप अपने कमरे में रेफ्रिजरेटर, एसी लगा रहे हो, गर्मियों के अंदर ठंडा कर रहे हो अपने कमरे का, और उसका अगर रेफ्रिजरेटर, वो क्या नाम है, एसी आपने पड़ोसी की साइड रूम में डाल दिया उसको, तो उसका कमरा तो गर्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। आपकी कम हुई है तो कहीं की तो बढ़ेगी। इसलिए जब आप रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन करते हो, रेफ्रिजरेटर तो ठंडा है अंदर से, रेफ्रिजरेटर ठंडा है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी बाहर फेंकेगा। कभी भी देखना आप फ्रिज के पिछवाड़े में जाके देखना, बैक साइड में हाथ लगा के देखना, कैसा लगेगा? गर्म। रेफ्रिजरेटर के गर्म। अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर हाथ डाल के देखना और बैक साइड में हाथ डाल के देखना, तो रेफ्रिजरेटर अंदर से तो कैसा होगा? ठंडा। तो वो एनर्जी गई कहाँ उसकी? कहीं तो बैक गई होगी ना। साइड। हाँ, बैक साइड में। तो वहाँ एक्चुअली सिस्टम ऐसा होता है कि बैक साइड ही फेंकता है। इसलिए अगर हम रेफ्रिजरेटर को बंद कर देंगे तो बैक साइड में जाएगी हीट, और अगर रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दिया तो अब कहाँ जाएगी वो हीट? फ्रंट में आ जाए। रूम के अंदर। तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन देखते हो आप,
केमिस्ट्री या फिजिक्स में आते हैं कि रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन कर दो तो बताओ रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो हर एक चीज बड़ी इजीली कर सकते हो। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा, चलो आपने एडियाबेटिक का भी मतलब समझ लिया। अब मैंने तीसरा प्रोसेस कौन सा बोला था आपको? आइसो बारिक। बार का मतलब होता है भार, भार का मतलब होता है प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक बोलते हैं। आइसोबारिक का आपको प्रैक्टिकली मतलब समझना है कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हो इन ओपन वेसल्स, स्टडी ऑफ सिस्टम इन ओपन वेसल्स। अगर आप बेटा ओपन वेसल्स में कोई स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। जैसे मान लो आपने एक गिलास दूध को गर्म कर रहे हो आप स्टोव पे, लेकिन आपने ग्लास को बंद नहीं किया तो प्रेशर कितना लगेगा इसके ऊपर? 1 ATM। 1 ATM प्रेशर का प्रेशर लगेगा। तो बाहर इधर भी 1 ATM लग रहा है, इधर भी 1 ATM लग रहा है, इसके ऊपर भी 1 ATM लग रहा है। तो जब भी हम ओपन वेसल्स में कोई स्टडी करते हैं इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस होता है बेटा? समझे अब बात? आइसोबैरिक। आइसोबारिक। अगर एक मैंने बोला आइसोबारिक के बाद एक क्या बोल दिया मैंने? आइसोकोरिक। कोरिक। कोरिक का मतलब वॉल्यूम होता है। अगर यही मैंने एक गिलास दूध लिया और इसको बंद कर दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब मैंने स्टडी किया, तो अब प्रेशर तो अब 1 ATM नहीं लग रहा ना, ढक्कन का प्रेशर भी लग रहा है जैसे प्रेशर कुकर का लगता है। लेकिन ये क्लियर है कि जो चेंजेस होगा वो इसी चीज के अंदर होगा। तो इसका मतलब अब की बार आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक में ओसियोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि स्टडी ऑफ सिस्टम, किसी चीज की भी जो स्टडी करते हो आप, प्रैक्टिकली क्या मतलब समझना है? स्टडी ऑफ सिस्टम इन क्लोज्ड वेसल। किसी क्लोज बर्तन के अंदर अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो उसको हम आइसोकोरिक बोलते हैं। जैसे एज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, अगर आपको ये वर्ड कहीं मिल जाए बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब होता है बंद वेसल्स। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या है? क्लोज्ड वेसल्स। तो बताओ चारों प्रोसेस क्लियर हुए? आइसोथर्मल का मतलब क्या है? यस सर। एडियाबेटिक का क्या है? आइसोबेरिक का क्या है? आइसोकोरिक का क्या है? यस सर। चलें आगे। यस सर। अब एक्चुअली सर एक बार पढ़ना, वो आपने जो आइसोबारिक में आपने जो ओपन वेसल वाला वो दोबारा बता दीजिए। बेटा अगर ओपन वेसल्स में किसी चीज को कर रहे हो तो वेसल्स में कोई भी चीज ली है, स्टडी कर रहे हो, उस पर प्रेशर कितना लगेगा? जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है वही तो लगेगा। ओपन है वो, यस सर। ओपन है तो एयर का प्रेशर लगेगा, और एयर का प्रेशर कितना होता है? 180। एक एटमोस्फेयर जो हमारे लाइफ में एटमोस्फेयर है उसका 1 ATM। चाहे आप अमेरिका में काम कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, प्रेशर तो एटमोस्फेयर का लगेगा, वो तो 1 ATM ही लगेगा ना। हमारे ऊपर भी 1 यस ATM सर। लगेगा, जो स्टडी कर रहे हो उस पर भी 1 ATM लगेगा। तो वो आइसोबारिक का मतलब यही होता है कि जब हम कोई भी चीज स्टडी किसके अंदर करते हैं, जब कोई भी स्टडी ओपन किसी वेसल। सिस्टम की ओपन वेसल्स में करते हैं तो उसमें एटमोस्फेयर का प्रेशर लगता है, और एटमोस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको आइसोबारिक बोलते हैं। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ये प्रोसेसेस करने के बाद ये कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। हम ये नहीं करते हैं और हम सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, क्वेश्चनों की समझ ही नहीं आती कि कंडीशन का मतलब क्या होता है। वही हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखो, इसके बाद क्या आप कंडीशन रखते हो, एक कंडीशन रखते हो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों में देखो फर्क क्या है और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। थ्योरी कुछ बोलती है और मीनिंग कुछ होता है।
सपोज बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस भर दी, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया बेटा ऊपर ऐसे। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को, अब देखो इस पिस्टन में, अब ये कंडीशन सोचो आप, जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर का होगा, एक्सटर्नल प्रेशर। उसको क्या बोलूंगा, जो इधर से इधर की तरफ लगेगा उसको कौन सा प्रेशर बोलोगे आप? पी एक्सटर्नल। एम आई राइट? Yes, sir. और जो गैस होगी वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, उसको कौन सा प्रेशर बोल सकता हूँ, पी इंटरनल या पी Yes, गैस? sir. क्लियर? अब सपोज मुझे मुझे क्या करना है कि सपोज मैं कहता हूं कि मुझे गैस का एक्सपेंशन करना है बेटा। सपोज मैं कहता हूं इस गैस को, ये पिस्टन आप धीरे धीरे हटाओ, या पिस्टन हटाओ, मैं आपको ये बोल देता हूं, ये पिस्टन हटाना है आपको। और पिस्टन हटा के इस गैस का जो वॉल्यूम पहले यहां तक आ रहा था, आप यहां तक ले, ये सपोज भी इनिशियल वॉल्यूम था, यहां तक ले, ठीक है? तो इस कंडीशन में लाने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। अब ये प्रोसेस आप दो तरीके से कर सकते हो बेटा। ये दो तरीके क्या हो सकते हैं, उसी के हिसाब से हम प्रोसेस बोलते हैं कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। देखो एक प्रोसेस क्या करते हैं हम, कि एक झटके के साथ यहां से पिस्टन हटाया और यहां ले आया, वी फाइनल में ले आया, वी इनिशियल से वी फाइनल यहां ले आया। तो ये कब हो सकता है पॉसिबल बेटा, जब पी एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ज्यादा हो पी इंटरनल प्रेशर, तभी तो हो पाएगा। झटके के साथ ये ऊपर आ जाएगा, जो डोमिनेंट होगा वही तो इफेक्ट दिखाएगा अपना। Yes, sir. तो ये जो आपका वन स्टेप प्रोसेस हुआ, तो वन स्टेप प्रोसेस में आप ले गए, वन स्टेप रैपिड प्रोसेस हुआ। वन स्टेप कैसा प्रोसेस हुआ ये, रैपिड। ये तभी हो सकता है ना जब पी एक्सटर्नल इज इक्वल नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, इवन ये हाई हो। वो डिपेंड करेगा, आपको एक्सपेंशन करना था तो पी इंटरनल हाई होगा, एक्सपेंशन कंप्रेशन करना था तो पी एक्सटर्नल हाई होता है ना। तो ऐसे सिस्टम में हम बोलते हैं कि बाहर सराउंडिंग है, एक्सटर्नल का मतलब है सराउंडिंग है, और अंदर वाला सिस्टम है सपोज, तो इनके बीच कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई मेलजोल नहीं है। बाहर का प्रेशर बहुत अलग, अंदर का प्रेशर अलग। तो वन स्टेप में कोई रैपिड प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इन दोनों का आपस में, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से वापस इधर आऊंगा, तो दोनों में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ये आपस में जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलोगे आप, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होते। बुक ये बोलती है, बुक्स क्या बोलती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस दोज प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम में कब नहीं होंगे, ये कब कंडीशन होती है, जब पी एक्सटर्नल प्रेशर और पी इंटरनल प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पी एक्सटर्नल प्रेशर और पी इंटरनल प्रेशर इक्वल नहीं होते हैं, बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। तब हम कहते हैं कि जब पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, इट मींस सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट इन इक्विलिब्रियम। उनके बीच कोई इक्विलिब्रियम का मतलब है जो वैल्यू अंदर सिस्टम की लो वही सराउंडिंग की तो नहीं हो सकती ना। इट मींस system and surrounding are not in equilibrium। इसलिए उन दोनों की वैल्यू बहुत अलग अलग आएगी, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल। तो जब भी इरिवर्सिबल हो तो हम ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग का वैल्यू कुछ और सिस्टम की किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ और होता है, तब उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब बात आती है कि फिर रिवर्सिबल क्या चीज है।
ये सपोज आपने कह दिया सर ये तो हो गया इरिवर्सिबल। अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल करना हो तो कैसे करोगे आप बेटा? रिवर्सिबल का मतलब यहां से यहां तक ले जाओ, लेकिन आप छोटे छोटे चेंजेस से ले जाओ, बहुत छोटा सा चेंज करो, इतना चेंज करो, पहले ले जाओ इतना। तो जब इतना चेंज करोगे तो बताओ पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में कोई फर्क आएगा? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल। तो बहुत कम डिफरेंस होगा तो एक स्टेप में ले गए। तो चाहे मैं यहां से इतना सा छोट इतना, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिसिमली चेंज। इन्फिनेटिसिमली चेंज मतलब बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, तो इसको इन्फिनेटिसिमली स्मॉल चेंज बोलते हैं। इन्फिनेटिसिमली स्मॉल चेंज बोलते हैं। तो बहुत चेंज, छोटे छोटे चेंज, अब जाओ चाहे यहां तक पहुंचो यहां तक, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस से जितने छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो करते रहो। हर एक चेंज में पी एक्सटर्नल इंटरनल का प्रेशर क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट। डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? पहुंचे तो वहीं आप, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू पहुंचे। तो जब आप छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू पहुंचते हो तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं बुक की डेफिनेशन के अंदर? मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स विद वेरी स्मॉल चेंज, स्लोली। आप कोई स्लोली वेरी स्मॉल चेंज करते हो, तो ऐसे केसेस में ईच चेंज के अंदर बताओ पी एक्सटर्नल पी इंटरनल क्या होंगे? इक्वल। इक्वल। अप्रोक्सीमेट इक्वल, इक्वल तो नहीं होते, अप्रोक्सीमेट इक्वल। तो जितना प्रेशर आप बोलोगे सराउंडिंग का होगा उतना ही प्रेशर गैस का होगा उस टाइम पे, छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू जाओ। तो ऐसे केसेस के लिए इसलिए डिफाइन बोलते हैं कि जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस में एट ईच स्टेज सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या बोलते हो आप? इन आर इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम का, ये तो बुक की लैंग्वेज हुई, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलोगे? सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में तो इस चीज का क्या मतलब बोलोगे आप? जितना मान लो प्रेशर आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, सिस्टम का बढ़ा, तो उतना ही सराउंडिंग का क्या बोलोगे आप? घटा। या आप बोलो कि सिस्टम, आपने कंप्रेशन कर दिया, आप बोलो कि सिस्टम का थोड़ा सा चेंज घटा, तो सराउंडिंग का उतना क्या हो गया? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मतलब ये एक छोटा सा चेंज लिया बेटा मैंने। अब मैं इसको इसको ऐसे करूं, मैं इधर जा रहा हूं तो सपोज प्लस एक्स हुआ, तो इधर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। तो दोनों का नेट चेंज क्या होगा? प्लस एक्स और माइनस एक्स। जीरो। जीरो। तो बहुत छोटा चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किसी के गाल पे आप कस के एक थप्पड़ कस दो और किसी के गाल पे हल्की सी थपकी मार दो, तो पहले वाली स्टेज कौन सी हुई? बिग चेंज आ गया ना। गुस्सा हो जाएगा, आपने कस के थप्पड़ मारा, वो भी कसाक के दे देगा एक आपको। तो बड़ा चेंज था ना, आपने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया। और अगर दूसरी बार हल्की सी थपकी दी तो मुस्कुरा देगा ना वो। तो इसका मतलब अब की बार इन्फिनेटिवली स्मॉल चेंज हुआ प्रेशर का, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, उसको लगा कि यार कोई चेंजेस ही नहीं हुए। तो जो प्रोसेसेस बहुत छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू होते हैं, तो उस टाइम पे सिस्टम और सराउंडिंग की वैल्यू सेम ली जाती है। ऐसे प्रोसेस को मतलब अल्टीमेटली बोलूं तो, जब कहीं, अब छोड़ो बुक की लैंग्वेज, छोड़ो सब बातें छोड़ो, हम अपनी बातों पे आते हैं कि अगर कहीं भी इरिवर्सिबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या लेते हो आप? इरिवर्सिबल लिखा हुआ है तो लास्ट स्टेप। मतलब ये लोगे बेटा, ये वाला, ये जो लिखा है, इसका मतलब पी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल प्रेशर, क्योंकि हमें तो गैस पे काम करना है, तो गैस का प्रेशर हम एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं ले सकते। और अगर कहीं वर्ड आ जाए रिवर्सिबल, कहीं वर्ड क्या आ गया बेटा आपका? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का इतना सा मतलब है, आपने ये चीज लेनी है कि क्या ले सकते हो आप? पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल टू पी इंटरनल। गैस का प्रेशर हम उतना ले सकते हैं जितना एक्सटर्नल प्रेशर। तो समझ गए बेटा सारी बातें?
जैसे एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको कंडीशन लेनी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन, कहीं कुछ ले लिया, कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो रिवर्सिब आइसोथर्मल का मतलब क्या लोगे बेटा? टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस लेनी है। आइडियल गैस लेनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं क्या ले सकता हूँ? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ले सकता हूँ ना। आइसोथर्मल का आइडियल गैस के लिए मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी ले सकते हो आप। क्लियर? यहां पर पी का मतलब किसका प्रेशर है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ले रहे हो तो गैस ही है। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन उसके साथ मैंने कंडीशन लगा दी रिवर्सिबल, तो इसका मतलब क्या ले सकते हो बेटा? पी पी एक्सटर्नल इज इक्वल एक्सटर्नल टू इक्वल टू पी इंटरनल। पी गैस ले सकते हैं। पी एक्सटर्नल को पी गैस के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? समझ गए? यस रिवर्सिबल सर। का मतलब अलग, आइसोथर्मल का मतलब अलग। सपोज मैं आपको ये बोल दूं, मैं आपको ये बोल देता हूं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन और गैस। तो बताओ बेटा, आइसोथर्मल है तो क्या लिख सकते हो आप? पीवी इज इक्वल टू, आइडियल गैस ले रहा हूं, आइसोथर्मल है तो लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल किसके इक्वल नहीं लिख सकता मैं? पी गैस। पी गैस के इक्वल नहीं ले सकता। इज इट क्लियर? यस सर। अब सपोज मैं आपको ये बोल दूं, सपोज मैं आपको बेटा ये बोल देता हूं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन। सोचो जरा क्या क्या यूज कर सकते हो। एडियाबेटिक है तो क्या लिख सकते हो गैसेस के लिए? तो पीवी गामा कांस्टेंट लूंगा, पीवी नहीं लूंगा, क्या लूंगा? पीवी गामा। अब पीवी नहीं होगा, पीवी गामा। और रिवर्सिबल का मतलब पहले वाला, मैं पी एक्सटर्नल किसके इक्वल ले सकता हूं? पी गैस। पी गैस के इक्वल। यस। क्लियर? ऐसे ही इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन भी बना सकते हो। अब जब भी मैं आपको कुछ अब बताता हूं, आपको कुछ यहाँ पर आपको कि आप प्रैक्टिस करना फिर आपकी, जैसे मान लो वर्क है, वर्क कैलकुलेशन है कि केमिस्ट्री में जब भी वर्क निकालनी हो, वर्क कैलकुलेशन बेसिक फार्मूला जब भी यूज करो आप, बेसिक फार्मूला वर्क निकालने का, वर्क इज इक्वल टू आप लिखोगे पी एक्सटर्नल डेल वी, पी एक्सटर्नल डेल वी। और कभी भी पहले ये वैल्यू निकाल लेना, अगर कंप्रेशन है तो प्लस लगा देना आगे, कंप्रेशन है तो क्या लगा देना बेटा? प्लस। और बाद में फाइनली एक्सपेंशन देखो तो माइनस लगा देना, वैल्यू पुट कर देना, बाद में प्लस है तो कंप्रेशन, माइनस है तो एक्सपेंशन। ये बेसिक फार्मूला बेटा, बेसिक फार्मूला जब भी वर्क का निकालना हो, पी एक्सटर्नल डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं कह दूं इसमें, अगर वो अब देखो कुछ एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आइसोकोरिक वर्क, आइसोकोरिक वर्क, तो आइसोकोरिक हो गया तो बेटा डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो कुछ देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, आइसोकोरिक वर्क है, डेल्टा वी 0, तो वर्क कितना आएगा आपका? 0। 0। जीरो। अगर मैं आपको ये बोल देता हूं एग्जाम्पल फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये कंडीशन दिख रही है आपको? फ्री एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो रही है फ्री,
फ्री का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं बेटा, वैक्यूम है। क्या है? फ्री एक्सपेंशन कब होगा? जब क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल कितना होगा? है ही नहीं, एटमोस्फेयर का प्रेशर है ही नहीं। ये कंडीशन देख लोगे तो इसका मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर है ही नहीं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस देख लो तो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब बाहर का प्रेशर जीरो है। तो फार्मूला लगाओ, देखो क्या वर्क आएगा? 0। जीरो। जीरो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो सोल्व करने ही नहीं होते बेटा, सीधा सीधा आंसर निकालना होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपका रिएक्शन इन ओपन वेसल्स है, रिएक्शन इन ओपन वेसल्स प्रोड्यूस गैस, कहते हो ना ऐसे, जिंक प्लस HCl, जिंक सॉलिड HCl लिक्विड, ये मिलके क्या बनाता है? ZnCl2 प्लस H2, ये सॉलिड तो H2 गैस। ऐसे केसेस आ रही, वर्क निकालना हो आपको तो P वर्क इज इक्वल टू प्लस माइनस P एक्सटर्नल डेल V। PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? nRT। तो n गैसेस ले लेना, जितने गैस के मोल हो वो यूज कर लेना, जितने बन रहे हो, सीधा सोल्व हो जाएगा। PV इज इक्वल टू nRT लगा देना। कंप्रेशन हो तो प्लस, एक्सपेंशन हो तो माइनस। रिएक्शन इन ओपन वेसल्स हो, गैस प्रोड्यूस हो रही है, वर्क निकालना है तो पी एक्सटर्नल डेल वी इज इक्वल टू एनआरटी। एक्सपेंशन है तो माइनस, कंप्रेशन है तो प्लस। क्लियर? क्लियर है बेटा यहां तक? चलो आगे, इन पे प्रैक्टिस करना अपने आप क्वेश्चन जो पूरा डीपीपी वगैरह सोल्व करना वर्क वाली। चलो आगे। यस सर। अब सपोज कंडीशनल वर्ड यूज कर ले, वो अभी तक कोई कंडीशन यूज नहीं की, अब वो आपको ये बोले, कभी भी आपको ये बोले कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, मतलब ये कंडीशन लगा दे कि रिवर्सिबल भी है आइसोथर्मल भी है, वर्क निकालना बेटा आपको, ये कंडीशन दे दे तो बेटा ये फार्मूला यूज करना। हिंट दे रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम वर्क भी होता है, मैक्सिमम वर्ड भी दिया हुआ है इसमें, तो ये भी वर्क यूज कर सकते हो। वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT log। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो V लार्ज ऊपर V स्मॉल नीचे, चाहे प्रेशर दे रखा है, प्रेशर लार्ज ऊपर और प्रेशर स्मॉल नीचे, चाहे वॉल्यूम दे रखा हो, कोई किसी कंफ्यूजन में फंसना ही मत। जैसे भी जिस भी टीचर ने जैसे भी पढ़ाया हो भूल जाना, क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो, और अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। V लार्ज अपॉन V स्मॉल, वॉल्यूम दे रखा है, P लार्ज अपॉन P स्मॉल, प्रेशर दे रखा है, फाइनली कंप्रेशन हो तो प्लस लगा देना। कभी क्वेश्चन गलत जाएगा नहीं, करके जरा देखना, फिर मेरी बात पे विश्वास करना। भी कह रहे हो कि सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक्सपेंशन हो तो माइनस लगा देना, जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे ना, जो दिक्कतें आती थी ना प्लस माइनस वाली, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पीवी इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग। अगर ये कंडीशन मिले तब बेटा, ऐसे नहीं। वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल, प्रेशर दे रखा, पी लार्ज अपॉन पी स्मॉल, एनआरटी नहीं दे रखा, कोई इश्यू नहीं है, आइसोथर्मल कंडीशन है बेटा। एनआरटी नहीं दे रखा है तो इसमें से कुछ दे रखा होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल या पी फाइनल वी फाइनल। सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे बेटा। वर्क इज इक्वल टू प्लस माइनस कंप्रेशन 2.303 एनआरटी। एनआरटी दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पी इनिशियल वी इनिशियल, वो भी नहीं दिया हुआ है तो पी फाइनल वी फाइनल, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। लॉग वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल, जो भी प्रेशर या वॉल्यूम की लार्ज वैल्यू है ऊपर और स्मॉल वैल्यू है तो नीचे रखो। क्लियर? बट यस सर। डिपेंड करेगा, कंडीशन याद रखना बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल दोनों वर्ड हो तब ये फार्मूला यूज करना। अब एक बात और हो सकती है कि वो ये कह दे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल ना लिखे, क्या लिखे बेटा आपका? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। इससे ज्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं वो आपसे।
ये पूछ ले रिवर्सिबल कंडीशन, फिर एडियाबेटिक वर्ड लगा लो, एडियाबेटिक वर्क, ये पूछ ले बेटा आपसे। तो काम करना, वर्क इज इक्वल टू एन सीवी डेल टी। अब डेल टी जो मैंने लिखा है ना, अब डेल टी जो आपका है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बेटा आपने, ओनली डिफरेंस, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नी प्लस माइनस मत लेना आप भाई, आपको दोनों टेम्परेचर पता होंगे, उनका डिफरेंस ले, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, वो यूज कर लेना। और बाद में आप क्या कर देना, अगर कंप्रेशन है तो प्लस लगा देना, और माइनस है तो एक्सपेंशन का। तो एनसीवी डेल टी रिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाएगा। तो देखो आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कूलिंग। कूलिंग होती है ना, कूलिंग होती है। तो अगर मैं वर्क का फार्मूला लगाऊंगा तो एन सीवी, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। अगर टी फाइनल होगा, कूलिंग हो रही है, तो ये टेम्परेचर लो आ जाएगा फाइनल वाला, और ये टेम्परेचर हाई आ जाएगा, अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। वो लिख करके आपने टी फाइनल टी इनिशियल ये लो और ये हाई, तो साइन आगे अपने आप माइनस का आ जाएगा ना आगे आपकी, वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तो हाई है उसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो वर्क अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपका, एन सी वी है ना, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो सोल ये निकालना पड़ेगा जरा हमें, एन सी वी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, अपने दोनों को सीवी से डिवाइड कर देते हैं, सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी आर अपॉन सीवी, तो ये 1 हो गया बेटा, सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी, हमें सीवी की वैल्यू चाहिए गामा -1 आर, तो सीवी की वैल्यू, तो सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा -1 आ रहा है, चलो ये वैल्यू। तो सीवी की वैल्यू अगर आप रखोगे तो आप एक फार्मूला तो ये यूज कर सकते हो जो नीचे दिखा है मैंने, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आप निकाल सकते हो एक और फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू एन सीवी की वैल्यू एन आर अपॉन गामा -1 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल, तो इसका मतलब पी फाइनल अपॉन पी फाइनल वी फाइनल एन आर टी इनिशियल, तो पी इनिशियल वी इनिशियल। कई बार आपको ये यूज करना पड़ेगा, कई बार ये यूज करना पड़ेगा, एन आर पी फाइनल वी फाइनल। हाँ, इसमें फिर आप प्लस माइनस लगा देना, कंप्रेशन हो तो प्लस कर देना, एक्सपेंशन हो तो माइनस, ऊपर वाले में अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क निकालते हो तो पहले मैग्नीट्यूड लेते हो, तो एनसीवी डेल्टी प्लस माइनस यूज कर लो, और ये वाला यूज करते हो वर्क इज इक्वल टू एन आर गामा माइनस, वो अपने आप पता लग जाएगा। अगर वर्क माइनस में आ रहा है तो एक्सपेंशन है, और प्लस में आ रहा है तो कंप्रेशन में, तो प्लस माइनस 1 अपॉन गामा -1 पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल वी इनिशियल। तो इस फार्मूले से का भी आप यूज कर सकते हो, गामा की वैल्यू आपको गिवन हो तो डिफरेंट टाइप के वर्क दे रखे हो तो आप ये फार्मूले कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। हाँ, एक आप फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है ना, तो उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया ऑफ पीवी कर्व। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया, साइकिल है तो साइकिल का एरिया, मैथमेटिकली निकालने आते ही है। ट्राइंगल का कैसे एरिया निकालते हो बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका एरिया कैसे निकालते हो ट्राइंगल रेक्टेंगुलर का, बेस इंटू इंटू बेस इंटू हाइट। सर्कुलर का कैसे एरिया निकालते हो बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई तो आर स्क्वायर। अगर ये फिजिक्स में करते हो, ज्यादातर केमिस्ट्री में भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में अगर आपको कोई एरिया दे रखा है, पीवी कर्व दे रखा है, तो पीवी कर्व का एरिया निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो आपके पास वर्क निकालने के कितने फार्मूले हैं, जब तक स्पेशल कंडीशन नहीं दे तब तक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं लगाना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन दे तो 2 फार्मूले बताए,
अगर आपके रिवर्सिबल दे तब भी एक फार्मूला बताया है, प्लस माइनस बाद में फाइनल डिसाइड किया करो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल जर्नल है तो पी एक्सटर्नल डेल वी यूज करोगे, और अगर कर्व से निकालना है तो कर्व का एरिया निकालो। क्लियर? तो इस पे बेटा अब आप प्रॉब्लम बना के देखना, तो आपकी प्रॉब्लम आपको पता लगेगा कि वर्क की, एटलीस्ट आज मैं वर्क पे छोड़ रहा हूँ, वर्क की जितनी प्रॉब्लम हो उतनी वर्क की प्रॉब्लम बना लो। ठीक है बेटा? क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास तक इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना बेटा, तब फायदा होगा। इन फार्मूलों को यूज करके देखना आप, तब आपको पता लगेगा कि कैसे अप्लाई होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम हमारी अब हो पा रही है, नहीं पा रही है। अगर दिक्कत आती है तो मेरे से बात करना, यू विल टॉक विद मी। इज इट ओके? Yes, sir. ओके बेटा, ओके सर। now I'm going. Till the next class, bye गुड bye. इवनिंग Thank सर। you. Take care.